हेलो अमीगोज़। और आई होप कि आपने जो बायोशाला का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लिया होगा। आज रोज़ाना एक चैप्टर कर रहे हैं। आज एक कक्षा 12वीं चैप्टर नंबर 12। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसमें ज़्यादातर जिम्मेदारी मेरे पर नहीं है, इसमें ज़्यादातर जिम्मेदारी तुम्हारे पर है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बता दे रहा हूँ, और जितनी भी चीज़ें इसमें से याद करने वाली हैं वो मैंने साइड में निकाल के रख दी, तो वो जल्दी जल्दी से रिवाइज़ करते चले जाएंगे। पहले पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसा है कि प्लांट को जो इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह देने होते हैं तो उसकी स्टडी वगैरह कैसे की जाएगी। कि ये चैप्टर जो है ज़्यादातर फोकस कर रहा है इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर। और ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से आयन ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं, और ये पता कैसे चला कि क्यों ज़रूरी हैं। और वो जो उनके रोल क्या हैं, जो आयंस हमें पता चलेंगे उनकी डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। प्लांट जो अलग अलग तरीके के आयन मटेरियल एलिमेंट्स वगैरह जो हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या जुगाड़ करता है। और आखिरी में जाकर के हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी देखेंगे। इस वाले अब आप आगे बात करने की कोशिश करता है ये इस तरीके से कि भैया सॉइल को ना जो हमेशा कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिशन देते रहना पड़ता है, क्योंकि सॉइल के अंदर में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो प्लांट ले लेगा। अगर प्लांट ले लेगा तो न्यूट्रिशन खत्म होते जाएंगे ना। तो फर्टिलाइज़र से हमें बार बार से उन्हें उसे रीप्लेनिश करना पड़ता है। लेकिन कौन से आयन कितने ज़्यादा रिप्लेनिश करने हैं वो फिर पढ़ाई वो पता कैसे चलेगा। मेथड टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मिनरल्स की ज़रूरत किस पर्टिकुलर प्लांट को है। तो उसके लिए हमने हाइड्रोपोनिक्स होता है। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर में प्लांट को आप केवल और केवल पानी के अंदर में ग्रो करते हो, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल में जो है आप ग्रो करते हो। जूलियस वॉन शैक्स ने ये वाला काम करके दिखाया था। और उससे क्या होता है कि मिट्टी होती ही नहीं है तो हम बिल्कुल सटीक तरीके से डाल सकते हैं मिनरल्स को, और पता लगा सकते हैं कि कितना इसको मिनरल की ज़रूरत है, और कितना मिनरल अगर मैं ज़्यादा कर दूं तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये हाइड्रोपोनिक्स हो गया। हाइड्रोपोनिक्स से हम यू कैन कंट्रोल द एक्सपेरिमेंट। पहली बात यह है कि मिट्टी में हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, पानी के अंदर में आप कितना मिनरल डालेंगे आपके हाथ में है। और कोई और व्यक्ति उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट और क्रॉस चेक कर सकता है। ऐसा नहीं कि मिट्टी में अगर एक्सपेरिमेंट हुआ तो किसी दूसरे पे तुम लांछन लगा दोगे कि तुमने ठीक से एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अब यहाँ तो भाई पानी है, अब पानी के अंदर में तुम्हें तो एक्सपेरिमेंट तो रिपीट होना ही पड़ेगा। मिनरल रिक्वायरमेंट्स डिपेंड, कोई पर्टिकुलर प्लांट की जो मिनरल रिक्वायरमेंट है वो किस पे जो है वो डिपेंड करेगी आपका। वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि स्पीशीज़ जिस पे हम काम कर रहे हैं वो कौन सी है, उसकी इवन गेहूं के में भी वैरायटी कौन सी है। और मिट्टी का कैरेक्टर कैसा, भाई इतने तरीके की मिट्टी होती है, क्लेई होती है भुरभुरी होती है। मतलब अलग अलग राज्य में जब आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो आपको मिट्टी का रंग देख करके पता चल जाएगा कि हाँ यार ये जब हमें जहाँ से चला था वहाँ वाला रंग तो नहीं है ये। डेवलपमेंटल स्टेज के भैया शुरू, जब फूल बना रही है तो अलग तरीके के मिनरल की ज़रूरत पड़ेगी, जब ग्रो कर रहा है तो अलग तरीके के मिनरल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। आगे तो यहाँ पर बताया कि भाई ये वाला पूरा का पूरा जो सेटअप है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से एक फनल दे रखी है पानी ऐड करने के लिए, कॉटन वॉटन लगा रखा है, यहाँ से एरिएशन दे रखा है ताकि यहाँ पर भाई रूट को भी तो उसकी ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है। तो बस यही चीज़ दिखा रखी है कि किस तरीके से कि इसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड एंड देयर डेफिशिएंसीज वर डिस्कवर्ड। हाइड्रोपोनिक्स हैज़ बीन सक्सेसफुली, कि हाइड्रोपोनिक्स से हमें बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें पता चल चुकी हैं कि भैया कौन सी प्लांट की कौन सी स्पीशीज़ की कौन सी वैरायटी को कितनी चीज़ चाहिए होती है बेहतरीन तरीके से ग्रो करने के लिए। अगला इसेंशियल मिनरल एलिमेंट, कि ये इसेंशियल मिनरल एलिमेंट के अंदर में बता रहा है कि भाई किस तरीके से डिफरेंट स्पीशीज़ हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि भाई जो कि कभी कभी क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही मिनरल्स को लेगा। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जैसे चेरनोबिल वाले में देखा गया था कि चेरनोबिल के आसपास में भाई रेडियो एक्टिविटी फैल गई है। तो रेडियो एक्टिविटी फैल गई तो प्लांट जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे क्योंकि आसपास वो चीज़ मौजूद है इसलिए। ओके, तो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया 105 एलिमेंट जो हैं उसमें से 60 से ज़्यादा जो है प्लांट के अंदर में हमने देखे। सेलिनियम एक्यूमुलेट होता हुआ देखा है, गोल्ड एक्यूमुलेट होता हुआ देखा है, यहाँ तक कि रेडियो एक्टिव मटेरियल भी एक्यूमुलेट होता हुआ देखा है। और वो क्यों होता है वो हमने अभी भी डिस्कस कर लिया है। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इसेंशियल है, कोई पर्टिकुलर आयन इसेंशियल है प्लांट के लिए, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया है ये, पहला शेल सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, के भैया नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए। ओके फाइन।
उसकी एब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल ना कंप्लीट कर पाए। और इसेंशियल तभी होगा जब वो दूसरे किसी भी में, अगर अगर एक पर्टिकुलर ए मिनरल चाहिए और मैं ए मिनरल ना दे करके बी मिनरल दे दूँ और डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाए, तो ए एसेंशियल थोड़ा ही था। तो किसी दूसरे एलिमेंट को देने से वो क्योर नहीं होना चाहिए, और मेटाबॉलिज्म में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है किसके, इसेंशियलिटी के। तो इस चैप्टर में बहुत ही सादी सादी चीज़ें हैं, बस डायरेक्टली बस यहीं से उठाई हुई हैं डायरेक्ट, और बस सुनते जाओ। इसके अंदर में कुछ चैप्टर के अंदर में है नहीं, वैसे अपना रिवाइज करो। और एमसीक्यू के ज़रिए इसके जो है इस क्वेश्चन के जो याद करने वाले तत्व हैं वो आपको एमसीक्यू के ज़रिए याद करने पड़ेंगे, वो एप्लीकेशन पे मिल ही जाएंगे। इसेंशियल एलिमेंट की बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया जो चीज़, भाई ऊपर हमने डिस्कस किया कि इसेंशियलिटी क्या होती है, और फिर उससे इसेंशियल एलिमेंट मिलेंगे। और इसेंशियल एलिमेंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट। 10 मिली मोल प्रति किलोग्राम से कम चाहिए तो माइक्रो, और 10 मिली मोल प्रति किलोग्राम से ज़्यादा चाहिए तो मैक्रो। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे, बस। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं, कितना का अमाउंट चाहिए उन्हें, और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कितना का अमाउंट चाहिए और कौन कौन से इसेंशियल हैं। अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, उसके अंदर में घुस रहा है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर में इसेंशियल एलिमेंट के अंदर में घुस रहा है। तो इसेंशियल एलिमेंट के अंदर में इसने 4 कैटेगरी दी हुई हैं, वो 4 कैटेगरी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। पहली कैटेगरी दी है इसने स्ट्रक्चर वाली की, वो जो स्ट्रक्चर के अंदर में काम में आएंगे। भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, भैया ये सारे के सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल बनाने के काम में आते हैं। तो जो पहला वाला है वो यही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स जो मेन होते हैं भाई, प्रोटीन, शुगर वगैरह, ये सब बनाने के काम में आएगा। दूसरा है एनर्जी देने वाले कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में जाकर के आपका वही सारी की सारी रिएक्शंस को करवाने में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चला करके एटीपी बनवाने में हेल्प करेगा। एटीपी एनर्जी के अंदर में है, तो फास्फोरस जो है वो भी इसका पार्ट है। तो यहाँ दिया हुआ है कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर में, एटीपी फास्फोरस के अंदर में। तीसरा है कोफैक्टर की तरह के, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, मॉलिब्डेनम हो, ये अपने रिस्पेक्टिव एंजाइम के लिए कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे पीपी कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, नाइट्रोजनेज, कौन सा किसके लिए क्या काम करेगा वो आपको याद करना पड़ेगा। ये तीसरा वाला है। चौथा वाला है जैसे कि ऑस्मोसिस के अंदर में पोटेशियम आयन का इस्तेमाल किया जाएगा। पोटेशियम आयन को अगर याद कीजिए गार्ड सेल के अंदर में डाल देते थे, तो गार्ड सेल के अंदर में पानी भर के स्टोमेटा खुल जाता था। तो वहाँ से इसका एग्जाम्पल हम याद कर सकते हैं। रोल ऑफ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट देखना है हमें। तो अब क्या करेंगे, एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेंगे और उसको देखेंगे कि वो क्या क्या करने को बोल रहा है। अब यहाँ पर पढ़ने की बजाय जो भी जिसके अंदर में जानकारी है वो सारी की सारी यहाँ पर लिख दी गई है। नाइट्रोजन किस में काम में आता है, भाई अमाइनो एसिड का पार्ट है, नाइट्रोजनस बेस का पार्ट है। इसकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो कौन सी है, NO3- है। और जो इसके अलावा ये NH4+ NO2- की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और न्यू सेल जो है वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर DNA बन रहा है, RNA बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। अगला है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अंदर में भैया जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो पता कर लो कि भैया एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो है वो ये वाली है। कहाँ पे काम में आएगा, ये एटीपी को बनवाने के, फॉस्फोलिपिड को बनवाने के काम में आएगा। अगला है मेरा पोटेशियम, ये रहा मेरा पोटेशियम। पोटेशियम की जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो K+ है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और नए जो टिश्यू बन रहे हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसका मेन काम रहता है एनायन और कैटायन के बैलेंस का काम, प्रोटीन के सिंथेसिस में भी काम कर सकता है ये सेल। और आप जानते हैं कि सेल की टर्जिडिटी बढ़ा करके ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो अभी अभी डिस्कस किया हमने। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो Ca2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। सेल वॉल का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि सेल वॉल के अंदर में कैल्शियम पैक्टेट होती है। मिडिल माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन कैल्शियम के बगैर नहीं हो सकता। और ये चूंकि मूवेबल नहीं है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है, कैल्शियम पैक्टेट स्ट्रक्चरल सेल वॉल का पार्ट है, इसलिए जब इसकी कमी होती है तो पुरानी पत्तियों में जो है वो एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीफ, तो पुरानी पत्तियों में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है और नई पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अगला है मैग्नीशियम, जो है एब्जॉर्ब होता है Mg2+ की फॉर्म में होता है। DNA RNA के सिंथेसिस, आपके एंजाइम वगैरह के काम में आता है, कि जो एंजाइम है फोटोसिंथेसिस के एंजाइम, रेस्पिरेशन के एंजाइम, उसमें कोफैक्टर की तरह काम कर सकता है। क्लोरोफिल का सेंट्रल मॉलिक्यूल है
और राइबोसोम का स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, मेंटेन्स द राइबोसोम स्ट्रक्चर। अगला है सल्फर। सल्फर जो है SO4 माइनस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। सल्फर वाले जो अमाइनो एसिड हैं वो हमारे सिस्टीन और मीथ्योनिन है, और ऐसे सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम भी हैं, थायामीन, बायोटिन, कोएंजाइम, फेरोडॉक्सिन, इन सब के अंदर में हमें सल्फर देखने के लिए मिलेगा। आयरन की बात करते हैं तो आयरन की सबसे बढ़िया एब्जॉर्बेबल फॉर्म है Fe3+। ये फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम जो सेल के जो प्लांट के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसका पार्ट है। असल में इलेक्ट्रॉन से कैच कैच खेलता है आयरन, तो Fe2+, Fe3+, Fe3+, Fe2+, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में भी काम करता है। कैटलेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करने की इसकी जिम्मेदारी है, और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्लोरोफिल का सेंट्रल मॉलिक्यूल तो मैग्नीशियम है, लेकिन इसके क्लोरोफिल के बनने में इसका रोल है। नीचे ये पूरी पूरी टेबल्स बना रखी हैं, तो PDF तो मिल ही जाएगा आपको। तो ये भी सेम ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। अगला है मेरा मैंगनीज। मैंगनीज जो है वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, Mn2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और जो क्वेश्चन आ चुका है वो है कि ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर में पार्टिसिपेट करता है। अगला है जिंक। जिंक जो है वो कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है और ऑक्सीजन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अगला है कॉपर। कॉपर जो है वो Cu2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन Cu2+, Cu2+, Cu2+ में इलेक्ट्रॉन से कैच कैच खेल सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम कर सकता है। बोरॉन। बोरॉन BO3 की फॉर्म या BO4O7 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। पॉलन जर्मिनेशन पे पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, और कार्बोहाइड्रेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी बोरॉन हेल्प करता है। मॉलिब्डेनम MO22+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है उसमें मॉलिब्डेनम की ज़रूरत पड़ती है, नीट का क्वेश्चन है। और नाइट्रेट रिडक्टेज में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो आपका एनायन कैटायन के बैलेंस के लिए काम में आता है। जो क्वेश्चन आ चुका है नीट में वो है वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन के अंदर में, फोटोसिंथेसिस के अंदर में इसका काम होता है, ये पार्टिसिपेट करता है। अगला है हमारा डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। एक हद से नीचे अगर आप प्रोवाइड करेंगे, एक हद से नीचे अगर आप एलिमेंट का कंसंट्रेशन चला जाता है तो प्लांट जो है वो सिम्टम्स शो करने लगता है, और उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं कि प्लांट डेफिशिएंट है। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा है कि एलिमेंट में हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट प्लांट, कि अलग अलग प्लांट पे अलग अलग तरीके से चीज़ें असर शो कर सकती हैं। अगले पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ आयंस जो हैं वो मोबाइल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो ये मोबाइल होते हैं, तो जैसे ही नई पत्ती में इन एलिमेंट्स की कमी होगी तो पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, क्योंकि पुरानी पत्तियों में से नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम निकल करके नई पत्तियों में चले जाएंगे। और जो कुछ एग्जाम्पल हैं सल्फर और कैल्शियम के, ये चूंकि स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं इसलिए पुरानी पत्तियों में ही रहेंगे, और नई पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाएंगी। मतलब जो भी डेफिशिएंसी के सिम्टम आएंगे वो नई पत्तियों में आएंगे। आगे यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया प्लांट में जो डेथ होती है सेल्स की वो दो तरीके से होती है। मतलब वैसे तो दो तरीके से होती है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, लेकिन हम प्लांट के परिप्रेक्ष्य में नेक्रोसिस का ज़्यादा जिक्र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब एलिमेंट की कमी की वजह से सेल मरने लगती है तो उसको नेक्रोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम। क्लोरोसिस कहते हैं जब पत्ती पीली पड़ने लगे, वो हो रहा है इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से। एपोप्टोसिस होता है सेल का सुसाइड, और नेक्रोसिस होता है किसी बाहरी वजह से, चोट लगने की वजह से या इस तरीके के आयंस की कमी की वजह से चीज़ों का मरना। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। केवल देखिए कोई एलिमेंट अपने आप में टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में उस पर्टिकुलर प्लांट में मौजूद है उसको टॉक्सिसिटी बोल देते हैं। तो अगर प्लांट में किसी चीज़ की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाए और जिसकी वजह से प्लांट का ड्राई वेट 10% से ज़्यादा गिर जाए तो उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, टॉक्सिक कंसिडर कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ही है जो कि किसी चीज़ को टॉक्सिक बनाती है और कुछ नहीं। देखिए मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अगर आपके प्लांट में मैग्नीशियम बढ़ा हुआ है तो ऐसा लगेगा कि जैसे कैल्शियम की कमी है,
दोबारा से सुनिए, बड़ा ज़रूरी है कि आपके प्लांट में अगर हो सकता है मैग्नीशियम चूँ बढ़ा हुआ हो, तो मैग्नीशियम कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, तो किसी किसी की टॉक्सिसिटी हमें किसी की डेफिशिएंसी की तरह नज़र आ सकती है। टॉक्सिसिटी लुक्स लाइक डेफिशिएंसी। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं, एक एक चीज़ हम कवर कर रहे हैं, चिंता ना करिए, एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है हमने। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, यहाँ जो पैराग्राफ है यहाँ पर ये बता रहा है कि भैया जो आयंस हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो दो तरीके से हो सकता है, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 जो होता है वो एपोप्लास्टिक होता है, बड़ा तेज़ी के साथ होता है क्योंकि पानी के साथ साथ सेल वॉल के थ्रू ये चीज़ें घुसती चली जाती हैं। फेज़ 2 जो होता है वो धीरे धीरे होता है, सिम्प्लास्टिक होता है क्योंकि इसको सेल के भीतर से चल करके जाना पड़ता है इसलिए। तो ये चीज़ जो दी हुई है वो यहाँ दी हुई है। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट बोल रहा है कि कैसे होता है कि सॉल्यूट का प्लांट के अंदर में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। भाई जाइलम के थ्रू जाते हैं ज़्यादातर, दे जस्ट फ्लो अवे विद वाटर, पानी के साथ फ्लो कर लेंगे जाइलम में। तो जाइलम है तो जाइलम के पास जाइलम सैप है, उसी में मिनरल आयन घुले हुए क्या मतलब कि आयन है तो पानी में तो घुल ही जाएंगे, तो वो उसके साथ जो है ट्रैवल कर लेते हैं। और हमें ये बात पता चली, हमने जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डाला प्लांट के अंदर में और ट्रैक किया कि कौन सी चीज़ कहाँ से किधर जा रही है। रोल एज अ रिजर्वायर फॉर इसेंशियल, भाई ये सॉइल एज अ रिजर्वायर फॉर इसेंशियल, भाई कहाँ से आ रहे हैं ये इसेंशियल एलिमेंट? जाहिर सी बात है कि सॉइल से आ रहे हैं। और सॉइल में कहाँ से आ रहे हैं कि सॉइल कैसे बनती है? चट्टानों के, रॉक के टूटने की वजह से बनती है। रॉक को जो वेदर किया जाता है, चाहे वो बारिश की बूंदों से टूटे, चाहे वो हवा से टूटे, चाहे वो लाइकेंस के ग्रो करने से टूटे, चाहे वो मॉस के ग्रो करने से टूटे, तो अल्टीमेटली इस जब सॉइल बनती है तो उसी से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट या कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो बनता है। इस चैप्टर का जो आखिरी पार्ट है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, वो देख लेते हैं ज़रा एक बार। नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं भाई? नाइट्रोजनस बेस में, डीएनए में, अमाइनो एसिड में, प्रोटीन में, यहाँ सब जगह आपका क्या मिलेगा? नाइट्रोजन भर भर के मिलेगा। लेकिन नाइट्रोजन के साथ एक अजीब दास्तान है। वो दास्तान ये है कि देखिए, नाइट्रोजन देखिए आप, नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट है अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल, मैनी विटामिन, सबका। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो, नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन हम अभी देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको आप फिक्स करेंगे। अब आप उसको या तो हाइड्रोजन के साथ फिक्स कर सकते हैं या आप उसको ऑक्सीजन के साथ फिक्स कर सकते हैं। तो ये NH3 की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में हाइड्रोजन के साथ फिक्स हो जाता है। NO2 माइनस और NO3 2 माइनस की फॉर्म में ऑक्साइड बना करके ऑक्सीजन के साथ जो है फिक्स हो सकता है। नाइट्रोजन जो है वो आपका फिक्सेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है भाई। एटमॉस्फेयर में भी फिक्स हो सकता है। एटमॉस्फेयर में किस तरीके से फिक्स हो जाएगा भाई? बिजली कड़कती है तो लाइटनिंग आती है तो उसमें एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे इनके फ्री रेडिकल बन जाते हैं एटमॉस्फेयर में। और वो फ्री रेडिकल फिर आपस में चिपकते हैं तो उसकी वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रेट ये चीज़ें बन जाती हैं। तो ये हो गया। लेकिन ये केवल 5 से 8% ही ये काम जो है लाइटनिंग की वजह से होता है, बिजली चमकने की वजह से होता है। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के हेबर प्रोसेस वगैरह आपको अगर याद हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कभी एक कैटलिस्ट की फॉर्म में बड़े हाई टेम्परेचर पे डालने से हम अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री के लेवल पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का आज की तारीख में हम फिक्सेशन कर सकते हैं। और अगला है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। देखिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने का पेटेंट निकला था दुनिया के अंदर में, और वो पेटेंट केवल और केवल बैक्टीरिया के पास है। मतलब बैक्टीरिया के अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता है। आइए ज़रा देखें कि या तो बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो या तो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे, मतलब बैक्टीरिया अकेले ही नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा, या सिम्बायोटिक, या तो किसी के साथ मिलकर के फिक्स करेगा। तो जो फ्री लिविंग है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके अमोनिया बना देंगे। कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, देखेंगे। कुछ जो हैं वो बैक्टीरिया फंगस के साथ सिम्बायोटिक, या फिर बड़े बड़े प्लांट रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर सकते हैं और वहाँ नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो ये भी सेम ही चीज़ बता रहा है कि भैया देखो, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिससे अभी अमोनिया बनवाएंगे, देखेंगे। इंडस्ट्री के अंदर में हेबर प्रोसेस वगैरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेते हैं। वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाती है आसमान के अंदर में, उसकी वजह से आपके ऑक्साइड बन सकते हैं। और ये डीनाइट्रिफिकेशन है कि वापस से भाई एटमॉस्फेयर में वापस से भी तो जाएगा ये चीज़।
आइए तो ये हो गया। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और हेबर प्रोसेस से हमने अमोनिया बना दिया है। सॉइल के अंदर में कुछ बैक्टीरिया इसको NO2 माइनस की फॉर्म में, पहले इसके ऊपर थोड़ा सा कम ऑक्सीजन लगेगा तो NO2 माइनस, फिर इसके ऊपर और ज़्यादा ऑक्सीजन लगाएंगे तो NO3 माइनस। तो ये इस तरीके से अमोनिया को ही अल्टीमेटली कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर में। और फिर उसका इस्तेमाल जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट का जो इस्तेमाल जो है प्लांट अपने अंदर में ले लेगा, प्लांट बायोमास में करेगा, एनिमल, प्लांट को खाने वाले एनिमल में चला जाएगा। या तो प्लांट मरेंगे या तो फिर एनिमल मरेंगे, और जब ये दोनों मरेंगे तो फिर दोबारा से अमोनिफिकेशन की वजह से वापस से ये इसी ही फॉर्म में बदल जाएगा। मतलब इनके अंदर में जो अमाइनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस, ये सारी जो चीज़ें थी वो वापस से आपका इन सब चीज़ नाइट्रोजन के फिक्स्ड, हाइड्रोजन के साथ फिक्स्ड या ऑक्सीजन के साथ फिक्स्ड वाली चीज़ों में वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। ओके। तो तो यहाँ बोल रहा है कि भैया नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग है बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर में। तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस दुनिया के अंदर में? N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। तो N2 गैस को जब हम कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर में तो आप उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल सकते हैं। पहला जो बता रखा है लाइटनिंग वाला, कि किस तरीके से लाइट पड़ती है तो वहाँ पर फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, और फ्री रेडिकल बनने के लिए वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन सकते हैं। दूसरा बता रखा है इंडस्ट्रियल प्रोसेस द्वारा। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर में आप किस तरीके से हाई टेम्परेचर वगैरह दे करके, कैटलिस्ट वगैरह दे करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड या अमोनिया का सिंथेसिस जो है वो करवा सकते हैं। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कि भैया आदमी, इंसान लोग या प्लांट लोग जब मरते हैं तो मरने के बाद वो जो अमाइनो एसिड और प्रोटीन वगैरह है उसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया के अंदर में तो उसको हम अमोनिफिकेशन का नाम दे देते हैं। तो ये अमोनिया के अंदर में जब कन्वर्ट हो रहा है डेड डिकेइंग मेथड, तो ये अमोनिफिकेशन हो गया। और ये सारी की सारी रिएक्शन दे रखी है ऊपर वाली, किस तरीके से अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट और नाइट्रेट और नाइट्राइट बना सकते हैं। अगला है ये वाला कि भाई किस तरीके से देख लेते हैं कि भैया यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं कि नाइट्राइट से नाइट्रेट में जाएगा। अच्छा, सिमिलर लुकिंग टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा। इन्यूलिन, इंसुलिन, थायमिन, थायमिन, लाइजोजोम, लाइजोजाइम, राइबोसोम, राइबोजाइम, नीट वाले कंफ्यूज करते हैं आपको सिमिलर लुकिंग टर्म्स के अंदर में, बड़े अच्छे तरीके से कवर होनी चाहिए आपको। यहाँ पर वो एग्जाम्पल देना शुरू करेगा कि अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्राइट। तो सबसे अमोनिया सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, और ये वाला बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। फिर नाइट्राइट को और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, फिर नाइट्राइट को और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, फिर अल्टीमेटली वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस स्टेप को, दीज स्टेप्स, इन दोनों स्टेप्स को नाइट्रिफिकेशन की कैटेगरी में आप डालेंगे, और ये करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगला पैराग्राफ, नाइट्रेट जो है वो आपका प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, और प्लांट में एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट उसको कन्वर्ट कर लेगा अपने शरीर में ले जा कर के अमोनिया के अंदर में, और फिर उस अमोनिया को इस्तेमाल कर लिया जाएगा अमाइनो एसिड वगैरह बनाने के लिए। और जो है नाइट्रेट जो सॉइल में मौजूद था वो तो कम हो जाएगा। और नाइट्रेट प्रेजेंट इन सॉइल ऑल्सो रिड्यूस बाय नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डी नाइट्रिफिकेशन। और ये वाले जो सॉइल में ऑलरेडी मौजूद था ये सारा नाइट्रेट वगैरह, ये नाइट्रेट जो है दोबारा से वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है। उस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये रहा डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन को करने वाले ऑर्गेनिज्म है सूडोमोनास और थायोबैसिलस। अगला आता है हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर में इंपॉर्टेंट है एंजाइम। भाई बायोलॉजी है मतलब, बायोलॉजी मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे केवल ओनली कुछ एक तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और उसमें से भी कुछ ही अकेले कुछ टाइप के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही नाइट्रोजन जो गैस है उसके ऊपर उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने का मतलब होता है हाइड्रोजन लगाना। तो नाइट्रोजन को जब आप रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म है जो कि रिड्यूस कर सकते हैं नाइट्रोजन को। मतलब कि N2 का जो मॉलिक्यूल होता है, कहाँ गया, ये जो N2 होता है उसको उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा लगा करके उसको NH3 में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर NCERT लिखती भी है कि नाइट्रोजन का रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स, के प्रोकैरियोट्स के अलावा नाइट्रोजन का फिक्सेशन और कोई नहीं कर सकता है। तो इसके अंदर में क्या देखने को मिल रहा है हमें कि भाई हमें एंजाइम बताए जाएंगे कि भाई किस तरीके से हमारे पास एंजाइम होता है। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज के ऊपर आके लगता है N2, और फिर उसके बाद वो नाइट्रोजिनेज N2 के ऊपर हाइड्रोजन लगा देता है, और अल्टीमेटली दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं आपके अमोनिया के। और ये रिएक्शन और ये एंजाइम आपके केवल और केवल
बैक्टीरिया के अंदर में मिलेगी। ओके, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा। यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऊपर हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन या तो बैक्टीरिया अकेले कर लेगा, मतलब फ्री लिविंग कर लेगा, और या फिर किसी के साथ मिलके कर लेगा तो सिम्बायोटिक कर लेगा। तो यहाँ पर उसी चीज़ के एग्जांपल दिए हुए हैं कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशर कौन है, एजोटोबैक्टर है, बर्जीनिक है और रोडोस्पिरिलम है। इज एनारोबिक एंड बेसिलस फ्री लिविंग. In addition, a number of cyanobacteria such as Anabina and Nostoc are also free living. तो ये सारे फ्री लिविंग वाले के एग्जांपल दे दिए। अब बात करेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर में क्या होगा कि भैया प्लांट जो है, जैसे कि हमारे मटर का पौधा होता है, लेग्यूम वाले जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है, उसके रूट के अंदर में क्या होगा, ये मेरे लेग्यूम का प्लांट था, उसका रूट है, रूट के बाहर रूट हेयर है, तो यहाँ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, इसे रूट हेयर के थ्रू एंट्री ले लेगा और एंट्री लेकर के यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ पहुँच करके जो कॉर्टेक्स के सेल होते हैं उनको पागलों की तरह डिवाइड करेगा, और फिर क्या बन जाएगा, आपका नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस नोड्यूल के सेंटर में ऑक्सीजन को आने से रोका जाएगा, और ये काम करा जाएगा लेग हीमोग्लोबिन के द्वारा। लेग हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को पकड़ के रख लेता है, जिसकी वजह से इसके सेंटर में लाल लाल रंग नजर आता है। और ऑक्सीजन को जब पकड़ लेते हैं, और ऑक्सीजन को पकड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए ऑक्सीजन परेशानी देता है। तो नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है उसको ऑक्सीजन परेशान करता है, इसलिए मेरे नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन परेशान ना करे, इसके लिए लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के रख लेता है, ताकि आराम से जो ये वाली जो रिएक्शन है ये आराम से हो पाए। ये वाली जो रिएक्शन है हमारी, जिसके अंदर में नाइट्रोजन अल्टीमेटली एमोनिया के अंदर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहीं पर वही दी गई हैं। एंजाइम है नाइट्रोजनेज, एडेप्टेशन है जिसके अंदर में ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट किया जाता है, एंजाइम का इस्तेमाल, एंजाइम को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेग हीमोग्लोबिन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऑक्सीजन का स्कैवेंजर है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा। और नाइट्रो अगर अगर फ्री लिविंग, भाई जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो अकेले जब होता है, फ्री लिविंग जब होता है, तब नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है। केवल और केवल सिम्बायोटिक कंडीशन के अंदर में ही नाइट्रोजनेज जो है वो फिक्स, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। बोलेगा ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स तो कर लिया तुमने, नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद उसका फेट क्या है, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो भैया क्या होता है कि अमोनिया जो है शरीर में जाएगा प्लांट के, और प्लांट के शरीर में जाकर के उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद उस अमोनिया का इस्तेमाल किया जाएगा उस अमोनिया को अमाइनो एसिड पर लगाने के लिए। अमाइनो एसिड पर आप अमोनिया को लगाएंगे तो जैसे आपके पास अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है, आप उसके ऊपर अमोनिया लगाएंगे, थोड़ा सा एनर्जी देंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा एक अमाइनो एसिड, और इस अमाइनो एसिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और चीज़ के लिए। मतलब फेट क्या है, अमोनिया शरीर में जाकर के किस में बदलेगा, पहला रिडक्टिव एमिनेशन, जिससे हमने अमाइनो एसिड्स बना दिए। अगला, उस अमोनिया का जो इस्तेमाल है ट्रांसएमिनेशन, मतलब कि अमाइनो ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह घुमाने फिराने के लिए किया जा सकता है, कि एक अमाइनो ग्रुप का डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, जो और ये दोनों आपस में बस ले लेते हैं। ट्रांसएमिनेज का मतलब है कि अमाइन ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो दो फेट आपको इसके अंदर में बताए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर में। और हाँ, इसके अंदर में एक दो शब्द और इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रा देख लेते हैं कि किस तरीके से एक भाई आपके पास एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप वाले जो ग्रुप हैं वो दो हैं, वो हैं स्पार्जिन और ग्लूटामिन, क्योंकि इन दोनों के अंदर में अमाइड होता है, एक्स्ट्रा अमाइड होता है, C+ONH2। तो ये एक्स्ट्रा अमाइड ग्रुप होता है इनके पास। सिंस अमाइड कंटेन मोर नाइट्रोजन, क्योंकि अमाइड के पास ज़्यादा नाइट्रोजन है अमाइनो एसिड से, और दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लांट ऑफ प्लांट वाया जाइलम वेसल, कि जाइलम के ज़रिए इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन करवाया जा रहा है। In addition, along with the transpiration stream, nodules of some plant like soybean export the fixed nitrogen like urates। एक लंबी कार्बन की श्रृंखला, और आखिरी में ये एसाइल होते हैं आपके अमाइनो ग्रुप के, तो ये यूरेट्स की फॉर्म में भी ट्रैवल करवाया जाता है इनको प्लांट के अंदर में, क्योंकि इनके अंदर में नाइट्रोजन का कंटेंट कंपैरेटिवली बाकी मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है, तो आप इससे ट्रांसपोर्टेशन करवाना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी रहेगा।